सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेखिका चपला देवी के द्वारा रचित ये पाठ है, तो हम इसको करते हैं। तो पहले हम थोड़ा लेखिका के बारे में जानकारी लेने की अगर कोशिश करते हैं तो इनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। द्विवेदी युग की लेखिका हैं ये, और इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें लेखिका चपला देवी का भी नाम आता है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, वैसे ही लेखिका चपला देवी भी इतिहास में दर्ज नहीं हो पाई। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ये जो पाठ लिखा गया है ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता नाना धुंदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की इस कहानी को चपला देवी जी ने गद्य रचना के रूप में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने का उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है, और हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इसकी जो रचना की गई है, रचना का मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम अब करेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ के अंदर नाना साहब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना साहब ने भाग लिया था, और जब वो असफल हो गए थे युद्ध के अंदर, कानपुर में जब उनका युद्ध हुआ, धुंदुपंत नाना साहब कानपुर में असफल हो गए, अंग्रेज़ों के साथ उनका युद्ध हुआ, तो वो जल्दी जल्दी में भागते समय अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ गए थे, ले नहीं जा पाए थे। तो देवी मैना अपने पिताजी के महल बिठूर के महल में रहती थी, और वहाँ की यह कहानी है कि देवी मैना के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किस तरह वह जनरल है को प्रार्थना करती है कि आप हमारे घर आते थे, इस महल की रक्षा करें। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची किस तरह से उससे सवाल जवाब कर रही है और उससे तर्क कर रही है। तो चलो हम देखते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंदुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वो जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री को साथ ले जा नहीं पाए। देवी मैना बिठूर में पिताजी के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध, यानी जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, भस्म कर दिया, और उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया, और बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म करने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई, और
अंग्रेजों ने उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने, क्योंकि आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि महल लूटने के समय उन्होंने कहीं पर भी बालिका को नहीं देखा। उस समय बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। अल्पवयस यानी कम आयु देखकर। और सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हैं। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया इस महल की रक्षा करेंगे। तो सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका ने कहा कि आप बताइए कि आप इसकी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। यह मकान गिराने का आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, यानी उनका रहने का स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने का यानी नष्ट करने का आदेश हमें दिया है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे ही दोषी होंगे ना, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है, आपका क्या बिगाड़ा है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह मकान मुझे बहुत प्रिय है और इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपको जानती हूँ, आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मैं एक साथ खेलती थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे घर आते थे, मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु का मुझे बहुत दुख है। उसकी एक चिट्ठी आज भी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए और बड़े आश्चर्य के साथ उसने कहा कि ओहो, ये तो बालिका मैना है, नाना साहब की पुत्री। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहचरी हो यानी सखी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह से नाना साहब के महल को हम बचा सकते हैं। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम यह जो महल है इसको विध्वंस करने में आपका क्या मकसद है। विध्वंस न करने में नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पर भी पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाएं, इसलिए वहां आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनानी साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में
6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की इस रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिससे सर हे ने नाना की कन्या देवी मैना, नाना की जो कन्या थी उस पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही एक कलंक की बात है, ये उसके अंदर लिखा गया। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए समा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या और अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डालें। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, उनको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रासाद यानी महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका रो रही थी और सैनिकों ने प्रश्न किया कि आप क्यों रो रही हैं? कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की पुत्री मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती और न चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर अंग्रेज सेना को आज्ञा दी कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ भी जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसे उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पहनी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस को बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो इस पाठ के अंदर नाना साहब की पुत्री देवी मैना के बारे में जिक्र किया गया है कि वो छोटी सी लड़की किस तरह से अपने महल को बचाने की कोशिश कर रही थी और जनरल हे ने भी उसके ऊपर दया दिखाई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने जनरल हे के ऊपर भी लालछन लगा दिया। इस तरह से अंत में नाना साहब की पुत्री को धधकती हुई आग के अंदर जला दिया गया और सभी ने उसे देवी का रूप समझा। भारतवासियों ने उसको देवी का रूप समझा, देवी की उपाधि दी और देवी का रूप समझकर सभी ने उसको प्रणाम किया।